तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शेंदो काउंटी में इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, जिसमें टोटल 3 ट्रायल्स होंगी। पहली तो थी रीजनिंग स्किल, जिसमें चांगशिंग और उसके साथी इजीली पास हो गए, लेकिन सेकेंड राउंड में उन्हें एक डिवाइन एसेंस में इसको क्रॉस करना था और तभी चांगशिंग के दुश्मनों ने एक साथ उस पर अटैक कर दिए। मगर चांगशिंग उन सब पर भारी पड़ते हुए 100 से भी ज्यादा कल्टीवेटर्स को कॉन्टेस्ट से बाहर निकाल चुका और फाइनली वो थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ढेर सारे कल्टीवेटर्स को देख पाते हैं जो कि लास्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हुए कल्टीवेटर्स के लिए चीयर्स कर रहे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी के चारों डिसाइपल लास्ट राउंड में पहुंच गए। वेल यहाँ पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि चांगशिंग और उसके साथी लास्ट राउंड तक पहुँच पाएंगे। वेल इन्हें आखिरी राउंड में जीत हासिल करने के लिए डिवाइन नेशन के सबसे पावरफुल जीनियस का मुकाबला करना होगा और ये सभी जीनियस चांगशिंग और उसके साथियों को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वहीं पर इस कॉन्टेस्ट का सुपरवाइजर इन सभी को कांग्रेचुलेट करने लगा। वो कह रहा था कि तुम तीसरे राउंड में पहुंच पाए, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन आखिरी राउंड सबसे ज्यादा भयानक होगा क्योंकि इसमें अगर तुम अपने ओपोनेंट के हाथों मारी भी जाओ तो भी तुम्हारे ओपोनेंट पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। और अब इन कल्टीवेटर्स के सामने कुछ दरवाजे अपीयर होने लगे। वो सुपरवाइजर बताने लगा कि यहाँ पर टोटल 16 कल्टीवेटर्स है, तो तुम सभी के लिए 16 दरवाजे ओपन किए जाएंगे। साथ ही हर एक दरवाजे के पीछे तुम्हें एक छोटी सी दुनिया मिलेगी, उसमें तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे सामने होगा, तो उसे हराने के बाद ही तुम्हारे लिए एग्जिट का दरवाजा ओपन होगा। जो दरवाजे को ओपन करके बाहर आ पाया वही बैटल के अगले पड़ाव में जा पाएगा और ये मुकाबला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमें लास्ट मैन स्टैंडिंग नहीं मिलता। एक पावरफुल बंदा जो आखिर तक इस कॉन्टेस्ट में बना रहेगा उसे फर्स्ट रैंकिंग हासिल होगी। किस्मत तो बस एक झूठ है, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो ही आज की कॉन्टेस्ट को तुम जीत पाओगे। अभी सारे कल्टीवेटर्स अपने अपने डोर में एंटर कर देते हैं। उनके अंदर आते साथ ही वो दरवाजा वहाँ से गायब हो चुका था। अब वो दरवाजा दोबारा तभी अपीयर होगा जब ये लोग अपने ओपोनेंट को हरा देंगे। तो सबसे पहला हमें चांगशिंग का ओपोनेंट दिखाया गया जिसका नाम है जुआंग हान्यू और ये अज़ुर क्लाउड लिस्ट की 11वीं रैंकिंग का कल्टीवेटर था। वो तो चांगशिंग को देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि देखो तो तकदीर ने एक बार फिर से हमें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन चांगशिंग तो इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो हान्यू के साथ बकवास करके अपनी एनर्जी जाया नहीं करना चाहता था। जिसके बाद हमें टांग 36 का ओपोनेंट दिखाया जाता है जिसका नाम है बानहू और ये ली शानसोड सेक्ट का डिसाइपल था। वही दूसरी तरफ शुआन युआन को हानशी जैसा खतरनाक बंदा ओपोनेंट मिला था। शुआन युआन को अच्छे से पता था कि हानशी काफी ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर है, मगर मुकाबला करने से पहले ही हार मानना तो किसी कमजोर की निशानी है। इसलिए शुआन युआन ने फैसला लिया कि चाहे अंजाम जो भी क्यों ना हो वो हानशी को हराने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। वेल सबको यही लग रहा था कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी इस मुकाबले में बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगी क्योंकि उनका मुकाबला उनसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर लोगों से होने वाला था। और इस तरह से इंपीरियल कोर्ट एग्जाम के आखिरी राउंड की शुरुआत हो गई। वेल इस पोर्शन का नाम था उनके तेवर। अब चांगशिंग और उसके साथी क्या तेवर दिखाएंगे ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। और अब हमें टांग 36 और बानहू के दरमियान जबरदस्त मुकाबला दिखाया गया। यहाँ पर बानू टांग 36 से कहने लगा कि उस दिन तुमने हमारी बंदी जियान को हरा दिया था, मगर वो कारनामा तो तुम इसलिए कर पाए क्योंकि चांगशिंग तुम्हारा साथ दे रहा था, वरना तो अकेले के दम पर तुम कभी भी जियान को हरा नहीं पाते। और उतने में ही टांग 36 ने बानहू को अपनी तलवार की मदद से काफी पीछे पुश कर दिया। टांग 36 उससे कह रहा था कि जीत तो जीत होती है, चाहे फिर वो मैं किसी भी तरह से हासिल क्यों ना करूं, इसलिए फालतू की बकवास बंद करके सीधा मुद्दे पर आ जाओ। वेल बानहू अज़ुर क्लाउड लिस्ट की 8वीं रैंकिंग का कल्टीवेटर है, यानी कि वो टांग 36 के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल था। वो कह रहा था टांग 36 तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि तुम्हारी कल्टीवेशन मेरे मुकाबले काफी ज्यादा लो लेवल पर है और इस बार तो तुम्हें बचाने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं। अगर तुम्हें जरा भी अपनी ताकत का अंदाजा है तो तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम चुपचाप से मेरे सामने हार मान जाओ। इस तरह से मेरी भी मेहनत बच जाएगी और तुम्हें भी मार खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। जो सुनते साथ ही टांग 36 ने हवा में छलांग लगा दी। वो बानहू से कह रहा था कि तेरी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तू मुझे खुद से कम समझे। भले ही तू होगा डिवाइन नेशन का जीनियस, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क
नहीं पड़ता। और अब यहाँ पर टांग 36 उस पर अपनी तलवार से अटैक करने लगा, लेकिन बानहो बड़ी इजीली उन्हें काउंटर कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर मैं अपने एक हाथ का भी इस्तेमाल करूँ तो भी तुझे आसानी से हरा दूंगा। और इतना कहते साथ ही बानहो ने अपने सोडा हैंडल का इस्तेमाल करते हुए टांग 36 को पीछे की तरफ पुश कर दिया। और उतने में टांग 36 ने ब्लेड ऑफ द सेटिंग सन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। वो बड़ी तेजी के साथ बानहो की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो बानहो ने इसे काउंटर स्ट्राइक करने के लिए अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते बानहो की बॉडी से बड़ी स्ट्रॉन्ग सोड एनर्जी रिलीज हो रही थी। और उसी एनर्जी ने टांग 36 के अटैक को काउंटर करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। टांग 36 समझ गया था कि इस बंदे को हराना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। वहीं पर बानहो उससे कह रहा था कि तुमने तो अपने ट्रू एसेंस को बर्न करके मुझ पर हमला किया था, लेकिन इससे भी काम नहीं बनने वाला। अगर तुम में दम है तो एक बार फिर से कोशिश करो। वेल यहाँ पर टांग 36 दिल ही दिल में सोचने लगा कि बानहो तो मेरी हर एक मूव को काउंटर कर पा रहा, यानी कि हांशी ने जरूर से इसे गाइडेंस दिया होगा, इसलिए तो ये बंदा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो एक बार फिर से टांग 36 ने बानहो पर अपना एक जोरदार स्लैश हिट कर दिया, मगर बानहो समय रहते साइड में हटते हुए उसे भी डॉच कर देता है। वो कह रहा था मुझे तुम्हारी ये वाली मूव काफी ज्यादा पसंद आई, चलो अब दोबारा से अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करो, मैं तो तुम्हें कमजोर करके ही हराना चाहता हूँ। वहीं पर टांग 36 ने अपनी एक और मूव को एक्टिवेट कर लिया, जिसे मेपल टाइड स्ट्राइक कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ ट्रू एसेंस से बने हुए कई सारे मेपल लीफ फ्लोट होने लगे, जो कि तलवार जैसी शार्प और हैमर जैसे स्ट्रॉन्ग थे। मगर बानहो के पास तो टांग 36 की इस मूव का भी जवाब था। वो तुरंत ही अपने सोड को मूव करते हुए वहाँ पर सोड किलिंग इंटेंट को एक्टिवेट कर देता है। और बानहो की इस मूव को कहा जाता था क्रेन शैडो पियर्सिंग क्राई, और ये लीशान सोड सेक्ट की एक स्पेशल टेक्निक मानी जाती है। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर सोड इंटेंट का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया। साथ ही वहाँ पर हमें क्रेन परिंदे को भी फॉर्म होता हुआ देख पाते हैं, जिसने जोर जोर से चिल्लाते हुए जाकर सीधे टांग 36 पर अटैक कर दिया। यहाँ पर टांग 36 उस क्रेन परिंदे के अटैक को काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस क्रेन परिंदे ने उसे सीधा पेड़ पर पटक कर नीचे गिरा दिया। भले ही टांग 36 यहाँ पर बुरी तरह से घायल है, लेकिन अभी तक उसने बानहो के सामने हार नहीं मानी। वहीं पर बानहो उसे बता रहा था कि तुम चाहकर भी मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि तुम जो भी टेक्निक यूज करोगी उसका ऑलरेडी मेरे पास नॉलेज है, इसलिए यकीन मानो तुम्हारी ये स्ट्रगल फेल हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें आसानी से हराने वाला हूँ। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें शिंगजू और लियो हेंग का मुकाबला दिखाया गया। यहाँ पर शिंगजू अपने स्पीयर को स्पिन करते हुए लियो हेंग से कहने लगा कि प्रिंसेस तुम्हारी तकदीर तो आज बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही, क्योंकि मैं प्रोफाउंड ट्रुथ लेवल की पिक पर पहुंच चुका हूँ और तुम हो सीटिंग इल्यूमिनेशन पर, यानी कि हम दोनों में पूरी एक realm का डिफरेंस है। और अगर तुम इतिहास को चेक करो तो आज तक कोई भी सीटिंग इल्यूमिनेशन वाला बंदा प्रोफाउंड ट्रुथ वाले को हरा नहीं पाया। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे लियो हेंग पर अटैक कर दिया, मगर ये बंदी समय रहते पीछे हट चुकी थी, जिसके चलते शिंगजू का ये वार नाकाम रहा। और अब लियो हेंग भी अपनी थंडर व्हिप की मदद से शिंगजू की हर एक अटैक को काउंटर करने लगी, मगर इसी दरमियान वो शिंगजू के आइस लेंसेस की वजह से घायल हो जाती है। मगर फिर लियो हेंग ने उन्हें आइस लेंसेस पर छलांग लगाते हुए शिंगजू की इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब तक शिंगजू अपनी डेस्टिनी स्टार की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और लियो हेंग से कहने लगा कि अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और होता तो वो तुम्हारे प्रिंसेस टाइटल की वजह से तुम पर अटैक करने से पहले 1000 बार सोचता, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी खराब थी कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। मेरे सामने चाहे कोई प्रिंसेस हो या कोई मामूली सी लड़की, मैं उसे जरूर से हरा दूंगा। और तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि हम दोनों की कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है, तो क्यों ना तुम चुपचाप से मेरे सामने हार मान लो। जिस पर लियो हिंग अपने विप को स्पिन करते हुए कहने लगे कि तुम तो काफी ज्यादा मुंह चलाते हो। और इतना कहते साथ ही लियो हिंग ने जोंगशान स्टॉर्म सोर्ड को एक्टिवेट कर लिया। वेल ये थी उसकी हेवन एंड अर्थ ओवरटर्न मूव, मगर शिंगजू को तो इस मूव को देखकर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा था कि मैंने तो इसकी जितनी बेवकूफ बंदी आज तक नहीं देखी, इसके बेकार से तेवर ही इसे ले डूबेंगे। और अब वो बड़ी तेजी के साथ लियो हेंग के अटैक को अपनी स्पीयर की मदद से काउंटर करने लगा, जिसके चलते इन दोनों की मूव में एक क्लैश होकर वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। इसी दरमियान शिंगजू अपनी ब्लेड स्पीयर की मदद से लियो हेंग की गले को स्लिट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन लियो हेंग ने समय रहते खुद को बचा लिया। और अब एक बार फिर से वो अपनी थंडर व्हिप की मदद से शिंगजू के अटैक को काउंटर करने लगी। वेल यहाँ पर शिंगजू लियो हेंग पर पूरी तरह से भारी पड़ गया था, क्योंकि इन दोनों की कल्टीवेशन में
जमीन आसमान का फर्क है। और इसी दरमियान शिंगजू ने लियो हेंग को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही आसमान से एक जायंट वेपन बाहर आने लगता है, जो कि बड़ी तेजी के साथ लियो हेंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो इसे काउंटर करने के लिए लियो हेंग ने लीशान सोर्ड से की माउंटेन स्पिरिट स्प्लिट द रॉक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके तो एक ही जबरदस्त स्लैश ने शिंगजू की वेपन की धज्जियां उड़ा दी। और इस नजारे को देखते साथ ही लीशान सोर्ड से का मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था कि इस बंदी ने हमारे फैक्शन की टेक्निक को समझ भी लिया और उसका इस्तेमाल भी किया। जिस पर मास्टर जिन हंसते हुए कहने लगा कि आफ्टर ऑल लियो हेंग हमारे मास्टर चांगशिंग की डिसाइपल है। चांगशिंग तो खुद ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो उसके डिसाइपल पीछे कैसे रह सकते। तो लीशान सोर्ड से का मास्टर दिल ही दिल में कहने लगा कि चांगशिंग तो बस एक लूजर है। वहीं पर जू युरोंग का फादर बताने लगा कि भले लियो हेंग ने शिंगजू की इस मूव को काउंटर कर लिया, मगर प्रिंसेस सिटिंग इल्यूमिनेशन स्टेज की कल्टीवेटर है, तो एक प्रोफाउंड रेलम वाले बंदे को हराना उसके लिए आसान नहीं होने वाला। इन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क होगा। और उतने में लियो हेंग पर कई सारे आइस लेंसेज से अटैक होने लगे और इस बार वो शिंगजू की मूव में पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम हान यू को देख पाते हैं, जो कि चांगशिंग का अपोनेंट था। वो गुस्से में कह रहा था कि पता नहीं तुमने लियो हेंग पर ऐसा कौन सा जादू चलाया जो बंदी पूरी तरह से तुम पर यकीन कर बैठी। खैर लियो हेंग तो तुम्हारी हकीकत नहीं जानती, लेकिन आज मैं तुम्हारे चेहरे से अच्छाई वाला नकाब हटा दूंगा। उसके बाद तो प्रिंसेस लियो हेंग तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी। जो सुनते साथ ही चांगशिंग हैरान होते हुए कहने लगा कि अरे तुम तो मेरी डिसाइपल लियो हेंग को पसंद करते हो और शायद इसी वजह से तुम्हें मेरे साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। जिस पर हानियो कह रहा था कि अपनी फालतू की बकवास बंद करो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम सेकंड लेवल को पार कैसे कर पाए। तुमने तो उसी भूल भुलैया में मारा जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। उस वक्त तो तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपने साथ लाइट सोर्ड लेकर आया हूँ, तो उसके सामने तुम्हारी जीतने का 1% भी चांस नहीं। और इतना कहते साथ ही हानियो ने अपनी मल्टीपल सोर्ड्स फॉर्म कर ली। वो चांगशिंग को बता रहा था कि ये मूव मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर की है और इसे कहा जाता है 100 सोर्ड मैनिफेस्ट। अब यहाँ पर हमें हजारों लाखों सोर्ड्स का फॉर्मेशन दिखाया जाता है, जिससे निपटने के लिए चांगशिंग ने अपनी शॉर्ट ब्लेड को बाहर निकाल लिया। इधर लीशान सोर्ड सेक के मास्टर इस मूव को देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रहे थे कि हानियो तो तियांदा एकेडमी के वाइस डीन की तलवार लेके गया है। शायद जाओ कॉन्टिनेंट के लोग इस मुकाबले को काफी ज्यादा सीरियसली ले रहे। अब तो इस तलवार की मदद से हानियो चांगशिंग को बुरी तरह से घायल कर देगा, जिसके बाद हमें हानियो और चांगशिंग के दरमियान का मुकाबला दिखाया गया। यहाँ पर हानियो अपनी कई सारी फ्लाइंग सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए चांगशिंग को घायल करने की कोशिश करने लगा, मगर चांगशिंग यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगता है। साथ ही दिल में सोचने लगा कि ये बंदा तो पूरी तैयारी के साथ आया। इसने तियांदा एकेडमी के वाइस डीन की तलवार लाई है। मैंने सुना था कि ये तलवार एक स्टार गैदरिंग रेल्म वाला आर्टिफैक्ट है। साथ ही स्क्रिप्चर में लिखा गया कि इस तलवार की सिर्फ 3 स्ट्राइक ही परफेक्ट मैरो क्लिंजिंग वाले बंदे को आसानी से मार सकती है। वेल यहाँ पर हानियो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर उसे बता रहा था कि लाइट सोर्ड का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। अगर तुम कल्टीवेशन की प्रोफाउंड ट्रुथ लेवल पर भी होते तो भी मुझे हरा नहीं सकते, इसीलिए यू बेवजह यहाँ से वहाँ भागकर अपनी एनर्जी को जाया मत करो। और अब जैसे ही चांगशिंग फ्लोर पर आया, हानियो ने वहाँ पर हजारों लाखों तलवारें फॉर्म कर ली, जो कि चांगशिंग पर निशाना लगाई थी। हानियो उसे बता रहा था कि इस अटैक में तो तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच सकते, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब उसकी हजारों लाखों तलवारों ने एक साथ मिलकर चांगशिंग पर एक जोरदार हमला कर दिया। और वहीं पर हानियो तेवर दिखाते हुए सुपरवाइजर से कहने लगा कि जल्दी से मेरे इस मुकाबले का रिजल्ट अनाउंस कीजिए, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मेरी इस मूव के बाद चांगशिंग दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम शियान युआन को देख पाते हैं, जिसे बड़ी तेजी के साथ एक चट्टान पर पटका गया था। वेल इसका अपोनेंट था हानशी, जिसने 3000 स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई की है, इसलिए जाहिर सी बात है कि शियान युआन की हालत इसके सामने खस्ता होगी। वेल अगर देखा जाए तो इन सारे मुकाबलों में चांगशिंग और उसके साथी पूरी तरह से कमजोर पड़ गए थे, और यही सब देखकर कल्टीवेटर्स को उन पर रहम आने लगा। वो कहने लगे कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी के चारों बंदों को बहुत ही पावरफुल अपोनेंट्स मिले, अगर उनकी जगह पर हम होते तो कब का ही हार मान लेते। वहीं दूसरी तरफ तियांदा एकेडमी के मास्टर भी परेशान होते हुए कहने लगे कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी का एक भी बंदा अपने ओपोनेंट पर भारी नहीं पड़ पाया। मुझे तो इन बच्चों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा, क्योंकि बदकिस्मती से इनके अपोनेंट इनसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। जिस पर लीशान सोर्डसेक का मास्टर कहने लगा कि आप तो तियांदा एकेडमी के मास्टर हो, लेकिन फिर
फिर भी आपको स्टेट रिलीजियस एकेडमी के बंदों के लिए बुरा लग रहा। वहीं पर जनरल शिजो बताने लगा कि ये कॉन्टेस्ट काफी ज्यादा स्पेशल है। अगर इसमें कोई चीज मायने रखती है तो वो है तुम्हारी ताकत। भले स्टेट रिलीजियस एकेडमी के बंदे मुकाबला हार रहे हैं, मगर इसकी जिम्मेदार तो वो खुद है। अगर वो पावरफुल होते तो उन पर ऐसी नौबत ना आती। जिस पर होली फादर कहने लगे कि अभी तक मुकाबले का फैसला नहीं हुआ। मेरे ख्याल से इस कॉन्टेस्ट में अभी भी जान बाकी है। और अभी इसी यहीं पर कट होकर हम लियो हेंग को देख पाते हैं, जो कि शेंगजू के आइस क्रिस्टल में पूरी तरह से ट्रैप हो गई थी। उसका खून अब धीरे धीरे आइस में बदल रहा था और वो कहती कि शायद मैं ये मुकाबला हार चुकी हूँ। उसकी ऐसी हालत देखकर ही मास्टर जिन काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो होली फादर से कह रहे थे कि प्लीज लियो हेंग को बचा लीजिए। जिस पर जनरल बताने लगा कि ये तो शेंगजू की सबसे स्पेशल टेक्निक है। इसे बर्फ की शबनम कहा जाता, जो कि किसी भी कल्टीवेटर के बोन मैरो को बर्फ में बदल सकती है। आज तक जो भी कल्टीवेटर इसमें फंसा वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। मेरे ख्याल से लियो हेंग वो पहली डिसाइपल है जो स्टेट रिलीजियस एकेडमी से एलिमिनेट हो जाएगी। और अब यहाँ पर लियो हेंग को उसके फादर की कई बातें याद आने लगी। वो कह रहे थे कि तुम्हें कुछ भी करके स्टार गैदरिंग रन पर ब्रेक थ्रू करना है। अगर तुम इसमें नाकाम हो गई तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ तुम्हें शादी करनी होगी। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं, एक तो कल्टीवेटर बनो या फिर किसी की बीवी बनो। तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं। साथ ही लियो हेंग के बारे में कहा जाता था कि ये बंदी हाफ याओ है, जिसके चलते ना ही इसके पास एबिलिटीज होगी और ना ही कोई अधिकार जो कि ये अपने फादर के थ्रोन को क्लेम कर पाए। इतना ही नहीं, इस पल में लियो हेंग को अपने मदर की कही हुई बातें याद आने लगी। उन्होंने बताया था कि तुम्हें कुछ भी करके कल्टीवेशन की बुलंदियों को हासिल करना ही होगा, वरना तुम्हारे माँ बाप का सिर शर्म के मारे झुक जाएगा। और अब यहाँ पर लियो हेंग को अपने मास्टर चांगशिंग नजर आने लगे। दरअसल लियो हेंग के मेरिडियंस में दिक्कत थी, जिसे सिर्फ चांगशिंग ही सॉर्ट आउट कर पाया। वो खुद से ही कहने लगी कि फाइनली मेरी मेरिडियंस ठीक हो गई, लेकिन क्या यहाँ आकर मुझे रुकना पड़ेगा? मैं अपने मास्टर चांगशिंग को इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में जीतता हुआ देखना चाहती हूँ, और ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं इस मुकाबले में जीत जाऊँ। और अब हमें कुछ दिनों पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर लियो हेंग प्रोफाउंड रेल्म पर पहुँचने के लिए कोशिश करते हुए बेहोश हो गई। उसके होश में आने के बाद चांगशिंग उसे बता रहा था कि अगर तुम खुद पर जबरदस्ती करोगी तो इससे तुम्हारी मेरिडियंस को डैमेज हो जाएगा, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए ब्रेक थ्रू करने का एक और ऑप्शन है, हो सकता है कि उसमें तुम्हें कामयाबी हासिल हो जाए। लियो हेंग कह रही थी कि आज तक मेरे पेरेंट्स ने भी मुझ पर भरोसा नहीं दिखाया, लेकिन मेरे मास्टर चांगशिंग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। और अब उसे अपने सामने प्रोफाउंड रेल्म का गेट नजर आने लगता है। वही दूसरी तरफ बानहो ने टांग 36 पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिखाया, मगर टांग 36 ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो एक बार फिर से बानहो पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर देता है, जिसे उस बंदे ने छलांग लगाते हुए काउंटर कर लिया। हालांकि टांग 36 ने इवनिंग क्लाउड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक और स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, तो उस बंदे ने अपने सोड इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए टांग 36 की इस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद वो टांग 36 के साथ भिड़ते हुए कहने लगा कि इसके बाद तुम मेपल टाइड स्ट्राइक का इस्तेमाल करोगे। मैं तो बड़ी आसानी से तुम्हारी हर एक मूव का अंदाजा लगा पा रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मेरे सामने हार जाओगे। और इसी पल में टांग 36 को अपने बचपन की बातें याद आने लगी। वो परेशान होते हुए अपने मास्टर से कहने लगा कि पहले मैं मेपल टाइड स्ट्राइक यूज करता हूँ और उसके बाद इवनिंग क्लाउड। मैं तो इन्हीं दो मूव्स की प्रैक्टिस कर करके थक चुका हूँ, अब तो मुझे काफी ज्यादा बोर हो रहा। जिस पर वो एल्डर जवाब देते हुए कहने लगे कि टांग ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग मूव है, भला तुम इससे बोर कैसे हो सकते? टांग फैमिली की तलवारबाजी में स्टेट ऑफ माइंड काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता। तुम्हें अपने माइंड की अलग अलग स्टेजेस पर ध्यान देकर प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि तुम अपने माइंड की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी मूव को भी चेंज कर सकते हो। अगर तुम वेंशुई की तीनों मूव्स को फुल्ली मास्टर कर लो तो तुम एक बहुत ही रहस्यमयी तलवारबाजी सीख जाओगे। और अब यहाँ पर टांग 36 को अपने दोस्तों के साथ किया हुआ डिस्कशन याद आ गया। वो चांगशिंग को बता रहा था कि इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में हमें किसी का भी मुकाबला करना पड़ सकता, और सबसे खतरनाक है डिवाइन नेशन की 7 जीनियस। उनका मुकाबला करना तो हमारे लिए काफी ज्यादा टफ होने वाला है। जिस पर शियानियान अपने मास्टर को बताने लगा कि मैं किसी भी जीनियस से नहीं डरता, मुझे तो बस एक ही बात का डर लगा रहता कि अगर मैं ये मुकाबला हार गया तो मेरी वजह से स्टेट रिलीजियस एकेडमी का अपमान हो जाएगा। और उतने में चांगशिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ हमारे आगे का
का सफर काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सच बताओ तो मैं मुश्किलों पर ध्यान नहीं देता। मेरा पूरा फोकस रहता है आगे बढ़ने पर। मैं तो तुम तीनों से जीत की उम्मीद नहीं रखता। मेरा बस इतना मानना है कि तुम लोग अपना बेस्ट दो। अपनी तरफ से किसी भी चीज की कसर मत छोड़ना। इस दुनिया में जादुई किस्से होते रहते, तो हो सकता है कि हम भी कुछ अलग कर पाए। और इस तरह से इन चारों ने वादा किया कि वो अपनी तरफ से इस कॉन्टेस्ट को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। सो यही सारी बातें याद करने के बाद टांग 36 में एक नया जोश भर चुका था। वो बानहो से कहने लगा कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं अचीव न कर पाऊँ। और अब यहाँ पर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक बार फिर से बानहो पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया, मगर बानहो इसे भी डॉज कर देता है और अब इन दोनों में तलवारबाजी शुरू हो गई। टांग 36 का ये जोश देखकर तो बानहो भी थोड़ी देर के लिए हैरान था। वो कहता है कि ये बंदा तो पूरी तरह से पगला गया। ये तो अपने सोड इंटेंट को शार्प बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। और फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख पाते हैं कि टांग 36 बानहो पर डोमिनेट कर रहा। वहीं दूसरी तरफ लियो हेंग ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी। वो प्रोफाउंड रेल्म पर ब्रेक थ्रू करने के लिए उस दरवाजे को पुश करने लगी। चांगशिंग ने उसे बताया था कि तुम्हारी बॉडी में अलग अलग 2 रेसेस की मेरिडियंस हैं और साथ ही तुम्हारे तीनों एक्यूपॉइंट्स आपस में उलझे हुए हैं। तो अगर हम तुम्हारे मेरिडियंस का सही से इस्तेमाल करें तो तुम्हारे पोटेंशियल को स्टिमुलेट किया जा सकता और इसी तरह से तुम प्रोफाउंड रेल्म के गेट को ओपन कर पाओगी। तो अपने मास्टर की हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए लियो हेंग ने शिंगजू ने बनाए हुए आइस क्रिस्टल को ब्रेक कर दिया। ये सब देखकर शिंगजू को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक कोई भी उसकी इस ट्रैप को ब्रेक नहीं कर पाया था। इधर लियो हेंग ने अपने एक्यूपॉइंट्स का यूज करना शुरू कर दिया। चांगशिंग ने उसे बताया था कि इस प्रोसेस में उसे काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर उसने जरा भी गड़बड़ी की तो उस पर एक बैकलैश होकर उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर लियो हेंग तो अपने मास्टर को किसी भी कीमत पर डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, तो वो अपना पूरा दम लगाते हुए इस रेल्म के गेट को ओपन करने लगी। वो कह रही थी कि मैं बाई डी की बेटी हूँ, हार मानना मेरे खून में नहीं। और उतने में लियो हेंग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। ये सब देखकर तो शिंगजू भी थोड़ा सा परेशान हो गया। उसे तो समझ ही नहीं आता कि लियो हेंग आखिर करना क्या चाहती। और उतने में ही लियो हेंग की बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी की एक जबरदस्त वेव रिलीज हो गई। यहाँ पर हम बहुत ही खतरनाक टाइगर को अपीयर होता हुआ देख पाते हैं, जो कि लियो हेंग की असली ताकत है। वेल इसे कहा जाता है बाई डी की डिवाइन पावर। और इसी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने शिंगजू पर थंडर रिलीज करना शुरू कर दी। वेल लियो हेंग की इस शानदार पोस्चर को देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर तियांडा अकेडमी के एल्डर भी लियो हेंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। वो कहते हैं कि इस बच्ची ने बस कुछ ही देर में प्रोफाउंड रेल्म को छू लिया। भले ये शेरनी अभी तक छोटी होगी, लेकिन इसके पास तो अभी से ही माउंटेन्स और समंदरों को कमांड देने की एबिलिटी है। वहीं दूसरी तरफ शियानियान हानशी से कहने लगा कि तुम मेरे मुकाबले 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो और मैं जानता हूँ कि मैं इस मुकाबले को जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बेयर रेस को पजेस करता हूँ और हमारे लोग आसानी से हार नहीं मानते। और अब यहाँ पर शियानियान की बॉडी में कई सारे बदलाव होने लगे। वो हानशी को बता रहा था कि मैं अपने मास्टर चांगशिंग को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, चाहे इस मुकाबले में मेरी हार ही क्यों ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि आगे चलकर मेरे दिल में कोई रिग्रेट बाकी ना हो। और इतना कहते साथ ही वो हानशी पर एक जोरदार पंच हिट करने रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ चांगशिंग ने भी हानियों के हजारों सोर्स अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब यहाँ पर चांगशिंग ने भी अपनी डेस्टिनी स्टार की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया, जो देखकर हानि उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तुम तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हें तो इतना भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे हाथ में एक पावरफुल मास्टर की सोड है। तो चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक इसे होल्ड कर पाओगे। और इतना कहते साथ ही हानियों ने दोबारा से चांगशिंग पर अपनी तलवारों से अटैक कर दिया। हम देख पाते हैं कि वहाँ पर लाखों करोड़ों सोर्ड्स क्रिएट हो चुकी है, मगर चांगशिंग को इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। वो हानियों से कहने लगा कि तुम किसी और की तलवार को लेकर फाइट कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा किसी और पर डिपेंड नहीं, मैं तो खुद की डेस्टिनी स्टार की पावर का यूज करूंगा। और अब यहाँ पर हमें चांगशिंग की माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने बॉइलिंग स्नो ब्लेजिंग ब्लेड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। और उसके ऐसा करते साथ ही डेस्टिनी स्टार की पावर उस बर्फ को पिघलाने लगी। उसकी स्पिरिचुअल पावर चमकदार मोतियों जैसे उसकी बॉडी में समा रही थी। और अब फाइनली चांगशिंग ने अपने अटैक को रिलीज कर दिया। उसने हानियों की लाखों करोड़ों सोर्ड्स को एक ही सेकंड के अंदर बर्फ में तब्दील कर दिया था, जिसके चलते हानियों की ये मूव पूरी तरह से कोलैप्स होकर वो काफी दूर जाकर पटक जाता है। साथ ही यहाँ पर चांगशिंग का ड्रैगन फॉर्म भी अपीयर हो चुका था। उसकी इस जबरदस्त पोस्चर की जितनी तारीफ
तारीफें की जाए वो कम थी। और चांगशिंग जैसे उसके साथी भी अपने ओपोनेंट पर कहर बरसाने के लिए तैयार थे। यहाँ पर लियो हिंगशिंग उसे कहने लगी कि हम स्टेट रिलीजियस एकेडमी के डिसाइपल्स हैं। अगर हम जीत हासिल करेंगे तो वो भी शानदार होगी और मारे जाएंगे तो भी वो शानदार होगा। वही दूसरी तरफ टांग 36 ने भी अपने ओपोनेंट के आसपास आग लगा दी। वो कह रहा था कि मैं अपने एकेडमी का नाम मिट्टी में नहीं मिला सकता। 20 सालों से हमारी एकेडमी खामोश थी, लेकिन आज वो शेर जैसे दहाड़ेगी। और अब यहाँ पर उसने 3 मूव्स इन 1 रेड गॉड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि उसकी तीनों स्पेशल मूव्स को कंबाइन करने के बाद ही फॉर्म हुई थी। और अभी चारों बंदे अपने ओपोनेंट की तरफ रवाना हो गए। इन्होंने ठान लिया था कि इनके स्टेट रिलीजियस एकेडमी की आवाज पूरे कॉन्टिनेंट में गूंजने वाली है। और अब इन सब ने मिलकर अपने ओपोनेंट पर अटैक हिट किया। और वाकई इन चारों की फाइनल मूव्स काफी ज्यादा अमेजिंग थी। शुआन युआन पो ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हांशी पर अटैक कर दिया, लेकिन उसकी पावर हांशी को छू भी नहीं पाती। मगर दूसरी तरफ कहानी कुछ अलग थी। चांगशिंग, लियो हेंग और टांग 36 ने अपने ओपोनेंट को काफी अच्छा सबक सिखाया। और यही सारे खूबसूरत सीन देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें लगा ही नहीं था कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी इस अंदाज में कमबैक करेगी। इन तीनों ने अपने ओपोनेंट्स को सिर्फ हराया ही नहीं था, बल्कि उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। और अभी तीनों भी अपनी तलवारें उनकी तरफ पॉइंट करते हुए बताने लगे कि तुम हार चुके हो। वही दूसरी तरफ जो भी लोग इस मुकाबले को देख रहे थे, उन्हें बहुत बड़ा झटका लग गया। कह रहे थे कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने डिवाइन नेशन की जीनियस को हरा दिया। और अब वो लोग स्टेट रिलीजियस एकेडमी को चीयर्स करने लगे, जो देखते साथ ही होली फादर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो कहने लगे कि आज इस कॉन्टेस्ट में कई सारे जगमगाते हुए सितारे हैं। और अब हम शुआन युआन को देख पाते हैं, जो कि हांशी के सामने हार चुका था। वो कह रहा था कि भले ही मैं ये मुकाबला हार गया, लेकिन मेरी स्टेट रिलीजियस एकेडमी ही टॉप की रैंकिंग हासिल करेगी। जिस पर हांशी कहने लगा कि तुम्हारी ख्वाहिश काफी ज्यादा उम्दा है, मैं भी तुम्हारे मास्टर चांगशिंग से मिलने के लिए बेताब हूँ। वही दूसरी तरफ जियान ने ली पैलेस के एक बंदे को हरा दिया था। वो कहने लगी कि ये कॉन्टेस्ट तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे सीनियर्स ने ऑलरेडी अपने अपोनेंट को हरा दिया होगा। और अब वहाँ पर 8 विनर्स के नाम घोषित किए जाने लगे, जिसमें थी सीजियान टेम्पल के डिसाइपल शाओलियान, जाइशंग एकेडमी के डिसाइपल सिमालू, लीशन सोर्सेक का हांशी और जियान, और स्टेट रिलीजियस एकेडमी की लियो हेंग, टांग 36 और चांगशिंग। यहाँ पर टांग 36 चांगशिंग से कहने लगा कि हमने वादा किया था कि हम टॉप रैंकिंग जरूर से हासिल करेंगे, और देखो हम लोग टॉप 10 में पहुँच गए। वहीं पर लियो हेंग कहने लगी कि भले ही शुआन युआन ने मुकाबला हार गया, लेकिन वो भी हमारी जीत में शामिल होगा। और अब ये तीनों भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे को मोटिवेट करने लगे। वहीं पर शुआन युआन तो कॉन्टेस्ट से बाहर हो चुका था, लेकिन वो बाहर से ही अपने साथियों को सपोर्ट दिखाता है। वेल, यहाँ पर हमें बताया जाता है कि लोगों ने इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये तो अनस्टॉपेबल थे। ये तो पैदा ही जिद्दी हुए थे और इसीलिए हमेशा आगे बढ़ेंगे। वहीं पर जियान ने देखा कि उसका सीनियर अभी तक गेट से बाहर नहीं आया, तो तुरंत एग्जिट डोर को ओपन करती है और वहाँ पर उसे ढेर सारा खून नजर आया। दरअसल उसके सीनियर को उस मिस्टीरियस बंदे ने खत्म कर दिया था। दरअसल इसका नाम है जेनशु और ये जाइशंग एकेडमी का डिसाइपल था। जेनशु ने अपने ओपोनेंट को इतनी ब्रूटली खत्म किया था कि जो देखते साथ ही जियान के तो होश ही उड़ गए। हो सकता है कि ये बंदा आगे चलकर स्टेट रिलीजियस एकेडमी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।